स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की कंटिन्यूस क्लासेस हमारी चल रही। कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 15 को, जो हमें बताता है कि कौन वो लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसी के कंटिन्यूटी में अगर आप देखें सेक्शन 19 जो है, हालांकि इसका ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर अपलोडेड है चैनल पे, तो इसको मैं आज डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको कनेक्टिविटी बता रहा हूँ। सेक्शन 19 आपको बताता है कौन ऐसे लोग हैं जिनके रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का क्लेम किया जा सकता है। रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्संस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो सेक्शन 15 तो क्या बताता है कि कौन लोग हैं जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, और सेक्शन 19 ये बताता है कि कौन ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन की जा सकती है। इसका रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। सेक्शन 20 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की बात होती है। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस का मतलब ये है, हमने वीट के परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया था और सामने वाला पर्सन बोल रहा है आप मेज ले लीजिए, आप अदर कोई ऑयल ले लीजिए, और हम अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस। तो सेक्शन 20 उससे डील करता है। आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे सेक्शन 20A, सेक्शन 20B एंड सेक्शन 20C को। ये तीनों ही सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं। ये सेक्शन डील करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। जो कोई भी गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होंगे, अगर उनके अगेंस्ट में कोई पर्सन सूट फाइल करता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सूट में, केस में इंजंक्शन कोर्ट ग्रांट नहीं कर सकेगी। इस कंसर्न में डील करता है सेक्शन 20A। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्या होते हैं, जो कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक सोशलिटी के लिए किए जाते हैं। अब जो पब्लिक वेलफेयर के लिए प्रोजेक्ट हैं और उसके अगेंस्ट में कोई इंजंक्शन ग्रांट हो जाता है, कोई स्टे ऑर्डर अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मिल जाता है, कोई ब्रिज बन रहा था, रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, रोड बन रही थी और रोड के लिए कोर्ट अगर इंजंक्शन दे देती है, तो फिर वो क्या होगा, 6 महीने, साल भर, 2 साल तक वो उसी तरह से प्रोजेक्ट रुक जाएगा वहीं पे। अगर रोड बन रही थी, रोड नहीं बन पाएगी, वही खराब रोड पे लोग परेशान होते रहेंगे। तो 2018 में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया कि जब कभी भी गवर्नमेंट कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को परफॉर्म कर रही है और उसके अगेंस्ट में कोई सूट फाइल होता है, तो आप सूट तो फाइल कर सकते हैं, कोई मना नहीं, आप केस फाइल कर सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट। लेकिन कोर्ट ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सूट्स में इंजंक्शन ग्रांट नहीं कर सकेगी। कोर्ट के पास में ये पावर ही नहीं होगी कि वो स्टे ऑर्डर ग्रांट कर सके टू द प्लेंटिफ in the case of infrastructure project. सेक्शन 20B इस बारे में डील करता है कि जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड सूट्स होंगे, उनके लिए स्पेशल कोर्ट्स कंपोज की जाएं। ऐसी कोर्ट्स जो कि थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल करें। वैसे तो केसेस क्या होते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलते रहते हैं, लेकिन हमने एक अमेंडमेंट के थ्रू कुछ ऐसे प्रोविजंस यहाँ पे ऐड कर दिए कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट करने का राइट नहीं रखेगी। दूसरा, स्पेशल कोर्ट्स बनाई जाएं जो कि स्पीडी ट्रायल करें। कोर्ट्स को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिए, एक टाइम बाउंड लिमिट दे दिया कि आपको ये जो सूट आएंगे इस तरह के, उन्हें 12 मंथ्स के अंदर अंदर कंप्लीट करना ही करना है, जिससे कि थोड़ा स्पीडी ट्रायल हो जाए। जो पब्लिक वेलफेयर की चीजें हैं उनके ऊपर ज्यादा प्रॉब्लम ना रहे। तो इन्हीं सेक्शंस को हमें डिटेल में आज पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेक्शन 20A से, जो लिखता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अच्छा, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्या क्या आता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का शेड्यूल फर्स्ट आप देख सकते हैं। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के शेड्यूल फर्स्ट में हमें टोटल 5 कैटेगरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स बताई गई हैं, और उनमें जो जो यू कैन से एक्टिविटीज या फिर प्रोजेक्ट्स मेंशन किए गए हैं, वो सारी चीजें किस में आ जाती हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में आते हैं। शेड्यूल फर्स्ट ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, आप उसको चेक कर सकते हैं, आपके बेयर एक्ट में एंड में गिवन है। नाउ सबसेक्शन 1 कहता है नो इंजंक्शन। इंजंक्शन का मीनिंग आप लोग जानते हैं, स्टे ऑर्डर को इंजंक्शन कहा जाता है। नो इंजंक्शन शैल, है ना, पूरी तरह से ये कोई किसी तरह का डिस्क्रिप्शन नहीं है, पूरी तरह से फॉलो करना कंपलसरी है। नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय अ कोर्ट इन अ सूट अंडर दिस एक्ट involving a contract relating to an infrastructure project specified in schedule। अब क्योंकि यहाँ पे एक ही शेड्यूल है, इसलिए उन्होंने कह दिया कि कौन से प्रोजेक्ट्स को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लेंगे, कौन कौन से एक्टिविटीज को, कौन कौन से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लेंगे। तो जो कोई भी वो शेड्यूल में मेंशन है। शेड्यूल में टोटल 5 कैटेगरीज के प्रोजेक्ट्स बता रखे हैं। Where granting injunction would cause impediment or delay, तो मेनली क्या इसका ऑब्जेक्ट रखा कि क्यों इंजंक्शन नहीं ग्रांट करना है, क्योंकि अननेसेसरी वो फिर प्रोजेक्ट डिले होगा तो पब्लिक वेलफेयर को के लिए प्रॉब्लम अराइज होगी, जनरल पब्लिक को उससे तकलीफ होगी। इन द प्रोग्रेस और कंप्लीशन ऑफ सच इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन में अननेसेसरी डिले हो, इस वजह से हमने ये अमेंडमेंट कर दिया। फिर आता है इसका एक एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, सेक्शन 20B एंड क्लॉज HA ऑफ सेक्शन 41। तो इस सेक्शन के लिए सेक्शन यानी कि 20A, सेक्शन 20B के लिए और सेक्शन 41 के क्लॉज HA के लिए, 3 सेक्शन की बात कर रहे हैं। एक तो 20A, देन 20B एंड सेक्शन 41। इन तीनों सेक्शन के लिए ये जो वर्ड और एक्सप्रेशन है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इसका क्या मीनिंग होगा, मींस द कैटेगरी ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। तो ये 3 सेक्शन में जो वर्ड यूज किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का क्या मीनिंग है, वो मीनिंग आप जाके शेड्यूल में चेक कर सकते हैं। सेक्शन 20A में, सेक्शन 20B में और सेक्शन 41 में ये जो वर्ड यूज किया गया है, इसको डिफाइन तो नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज को इंक्लूड किया गया है, वो पूरा शेड्यूल दे रखा है। सबसेक्शन 2, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड इफ इट considers necessary or expedient to do so by notification in the official gazette, amend the schedule relating to any category of projects of infrastructure subsectors। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हम क्या क्या लेंगे, जो शेड्यूल में 5 आइटम्स दे रखे हैं वो लेंगे। क्या वो रेस्ट्रिक्टिव है, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकता। तो सब सेक्शन 2 क्या कहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे उसमें अमेंडमेंट कर सकती है, अमेंडमेंट करके उस शेड्यूल में क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है, यानी उसमें कुछ चीजें ऐड की जा सकती हैं और कुछ चीजें उसमें से हटाई भी जा सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है उसमें अमेंडमेंट करने की, किसमें, शेड्यूल में। सबसेक्शन 3, every notification issued under this act by the central government shall be laid as soon as may be after it is issued before each house of parliament while it is in session। अब यहाँ पे एक छोटा सा यू कैन से ऑब्लिगेशन डाल दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी तरह का आर्बिट्ररी नेचर अप्लाई ना करे, उसके लिए ये कहा गया कि अगर इस सेक्शन में या इस शेड्यूल में इस चैप्टर के अकॉर्डिंग में अंडर में किसी तरह का कोई अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करना चाहती है, तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बिल प्रेजेंट करना पड़ेगा बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिल प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि मोदी जी को अच्छा लगा और उन्होंने सीधा सीधा ऑर्डिनेंस पास कर दिया।
ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन निकालना है और उस नोटिफिकेशन को निकालने से पहले एवरी नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट by the central government shall be led as soon as may be after it is issued before each house of parliament. जब तक दोनों houses of parliament में वो पास नहीं हो जाता तब तक ऐसा amendment नहीं किया जाएगा while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised of one session or in 2 or more successive sessions, and if before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid both houses agree in making any modification in the notification, है ना, दोनों houses जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो agree कर लेंगे for making the modification, और both houses agree that the notification should not be made, या फिर वो disagree कर देते हैं should not be made के लिए, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect. तो जिस तरह का मॉडिफिकेशन हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट डिसाइड करेंगे उसी तरह का मॉडिफिकेशन, उसी तरह का अमेंडमेंट एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा सेक्शन 20A, टोटल 3 सबसेक्शंस में डिवाइडेड है। सबसेक्शन 1 कहता है इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगी कोर्ट, पावर ही नहीं कोर्ट के पास में। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उस लिस्ट में अमेंडमेंट कर सकती है। कौन सी लिस्ट में? जो शेड्यूल में दे रखी है। शेड्यूल में किस बात की लिस्ट दी है? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में कौन कौन सी आइटम्स आ सकती हैं उसकी कैटेगरीज दे रखी है। और सबसेक्शन 3 ये कहता है कि बिफोर मेकिंग एनी अमेंडमेंट जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर करने से पहले बोथ हाउसेज में उसे पास होना चाहिए। किसी पॉइंट में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन अगर अराइज हो तो आप किसी भी स्टेज पे पूछ सकते हैं, बीच में रोक के पूछ सकते हैं। सेक्शन 20B स्पेशल कोर्ट्स की बात हो रही है। द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, देखिए चीफ जस्टिस जो है वो हाई कोर्ट के भी होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होता है। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की बात है तो स्टेट गवर्नमेंट चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगी। शैल डेजिग्नेट बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड in the official gazette one or more civil courts as the special courts। तो एक या उससे ज्यादा सिविल कोर्ट्स को स्पेशल कोर्ट्स डेजिग्नेट कर सकते हैं। कौन करेगा ऐसा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी, बट अकेले सोल अथॉरिटी नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट शैल डू सच थिंग आफ्टर, शैल डेजिग्नेट such civil court as a special court after or in consultation with the Chief Justice of High Court within the local limits of the area to exercise jurisdiction and to try suit under this act in respect of contracts relating to infrastructure। ये स्पेशल कोर्ट्स किसके लिए बनाई गई हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी सूट्स होंगे उनको डील करने के लिए। सेक्शन 20C एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स। एक्सपीडिशियस का मतलब होता है तुरंत और स्पीडी मैनर में, ठीक है। So expeditious disposal of the suits notwithstanding anything contained in the Code of Civil Procedure 1908। अब मान लीजिए सीपीसी में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लिखा हुआ है, सीपीसी में कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये इतने दिन का तो आपको टाइम पीरियड फॉलो करना ही करना पड़ेगा, आपको 60 डेज का तो नोटिस देना ही देना है, आपको 60 डेज का तो उनको टाइम अलाउ करना ही है, या आपको 90 डेज का टाइम अलाउ करना। तो जो सीपीसी में कोई बात लिखी गई है उसको तो फर्क नहीं करेंगे, सीपीसी में जो बात लिखी है उसको तो एज इट इज मानना ही है। उसके अलावा a suit filed under the provisions of this act shall be disposed of by the court within a period of 12 months। यानी कि जो सीपीसी में बात लिखी है वो तो फॉलो होगी होगी, लेकिन उसके अलावा इस एक्ट के इस चैप्टर में अगर कोई सूट फाइल होता है तो उसे विद इन 12 मंथ्स ही कंप्लीट करेंगे, उसकी हियरिंग को कंप्लीट करेंगे। ये बात लिखी गई है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्पेशल कोर्ट्स जो सेट हुई हैं उनको। फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन्स टू द डिफेंडेंट, और कौन सी डेट से काउंट होंगे 12 मंथ्स? जिस डेट पे जो डिफेंडेंट को समन सर्विस हो गए उस डेट से। ऐसा नहीं कि जिस दिन हमने सूट फाइल किया उस दिन से, नहीं,
जिस डेट पर, देखिए पहले सूट फाइल होता है, सूट फाइल होने के बाद में समन्स इशू होते हैं, फिर समन्स का सर्विस होता है, देन डिफेंडेंट आता है, डिफेंडेंट फिर अपना रिटर्न स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, इस तरह का पूरा प्रोसीजर रहता है ना। तो ये जो 12 मंथ्स आपको काउंट करने, 12 मंथ्स कहाँ से आप काउंट करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को जिस डेट पर समन सर्विस हुए हैं, तामील हो गए हैं, उस डेट से काउंट करेंगे 12 मंथ्स। क्या ये 12 मंथ्स बिल्कुल रिजिड है या इसमें भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी? मान लीजिए कोई ऐसा रीजन हो गया, कोई कोरोना हो गया, या ऐसा कोई भी पेंडेमिक आ गया, अदर कोई ऐसी सिचुएशन हो गई, 12 मंथ्स में अगर नहीं हो पाया केस का डिस्पोजल, तो फिर क्या कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है? बिल्कुल है। प्रोवाइडेड दैट said period may be extended for a further period not exceeding 6 months, तो एक्सटेंड तो कर सकते हैं उसे, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं, यानी कि 12 + 6 टोटल 18 मंथ्स में तो कंप्लीट करना ही करना है इन एग्रीगेट आफ्टर रिकॉर्डिंग रीजंस। और ऐसा क्यों एक्सटेंड किया, उसका रीजन मेंशन करना पड़ेगा इन राइटिंग फॉर सच एक्सटेंशन बाय द कोर्ट। तो ये था सेक्शन 20C। सेक्शन 20A, 20B एंड 20C तीनों के तीनों 2018 के अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेट करते हैं। सेक्शन 20A कहता है, 3 सबसेक्शन में डिवाइडेड है। पहला कहता है कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर है तो। सबसेक्शन 2 कहता है 20A का कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किसे लेंगे? तो जो शेड्यूल 1 में लिखा गया है उसको लेंगे। क्या जो उसमें बातें लिखी गई वही फिक्स है? नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकती है। सबसेक्शन नंबर 3 कहता है अमेंडमेंट करने से पहले बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में उसको अमेंडमेंट को पास कराना होगा। 20B कहता है स्पेशल कोर्ट्स सेट की जानी चाहिए। कौन सेट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट फॉर द स्पीडी ट्रायल एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट्स। और ये 20C एक लिमिटेशन देता है कि जो सूट का ट्रायल है वो वैसे तो CPC को ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसके अलावा विद इन 12 मंथ्स कंप्लीट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ द डिफेंडेंट। और अगर 12 मंथ्स में नहीं हो पाता है तो रीजंस को रिकॉर्ड करते हुए कि क्यों ऐसा नहीं हो पाया, मैक्सिमम उसको 6 मंथ्स तक और एक्सीड किया जा सकता है। ये हमारा कंप्लीट हुआ आज का टॉपिक। किसी तरह का कंफ्यूजन, कोई डाउट है माइंड में तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इसके आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे।